So today we will start the conic section. Conic section is one of the important chapter of coordinate geometry. And this chapter include the three chapter parabola, ellipse and hyperbola. अच्छा कॉनिक सेक्शन के लिए देखो ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन तो अच्छा होना ही चाहिए. यदि आपको स्ट्रेट लाइन का बिल्कुल आइडिया नहीं है तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है. सेकेंड वन आपको सर्कल भी आना चाहिए. स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल मिलकर के ही इसका फाउंडेशन बिल्डअप करते हैं, है ना. कॉनिक सेक्शन में जैसे नाम से ही पता चलता है, सुनिए कॉन का सेक्शन यानी अगर मैंने देखिए इस तरह से एक इन्वर्टेड कॉन बनाया, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी होती है. इस पहले लेक्चर में तो हम वो टर्म्स और जो कंडीशंस है वो सब पढ़ेंगे. ये आपने कॉन बनाया, ठीक है. ये कॉन का जो है इन्वर्टेड कॉन बनाया मैंने, जैसे आइसक्रीम कॉन होता है ना एक्चुअली वैसे, वो इन्वर्टेड नहीं होता, उसको तो सीधा ही रखते हैं, है ना. और फ्रंट जो है उसका वो सर्कल है, ठीक है. इस लाइन को बोलते हैं हम लोग एक्सिस एंड इसको हम पढ़ते हैं पूरा राइट सर्कुलर कॉन. राइट सर्कुलर कॉन बिकॉज दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू दिस डायमीटर ऑफ दिस सर्कल. इसको मैंने ओ मान लिया, ये कहलाता है आपका वर्टेक्स. ये वर्टेक्स हो गया. इसको पढ़ते हैं हम लोग एक्सिस. ये ऑब्वियसली इसकी रेडियस हो ही गई. इसको देखो, इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल हाइट एच. इसको बोलते हैं एल यानी स्लैंट हाइट. ये कौन है? स्लैंट हाइट. दिस इज वर्टिकल हाइट. लेट दिस एंगल इज एल्फा. एल्फा एंगल, इस एल्फा को पढ़ते हैं हम लोग सेमी वर्टिकल एंगल. सेमी वर्टिकल एंगल. सो ये मैंने कॉन के बारे में आपको बताया. अब देखिए आप सुनिए, एक पेज दे दूं, कोई सा भी एक रफ पेपर दे दो. हाँ दे दो. सुनिए, इसको आप इतना ले लो. देखिए ये सब जानने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट आपको अपनी क्वेरी सेटिस्फाई करने का तरीका है. ये आपने क्या कॉन बनाया इस तरह से, क्योंकि ये थोड़ा सा हाई लेवल का हो जाता है. ये कॉन आपने फॉर्म किया, ये आपको जो फ्रंट व्यू है वो आपको सर्कल नजर आ रहा होगा, राइट. एक्सिस एकदम बीचों बीच कहां से पास करती है? वर्टेक्स से. वर्टेक्स क्या है देखो, इससे समझिए. वर्टेक्स इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस कर्व विथ इट्स एक्सिस. एक्सिस जहां पे इस कॉन को काटती है वो वर्टेक्स है. बाद में हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे. अब क्या एक नाइफ लेकर के या एक कटर लेकर के मैंने कर एकदम स्ट्रेट इसको काट दिया, एकदम सीधा सीधा, तो ऊपर का पोर्शन हटा देने के बाद इस कॉन को अगर मैं आपको यूं दिखाऊं तो आपको क्या नजर आएगा? सर्कल. समझ आया? मतलब डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे जब आप इसके सेक्शन लेते हैं तो आपको ये सारी कॉनिक सेक्शन मिलेंगे. सर्कल को हम लोग अलग से पढ़ लेते हैं. अब जब आप थोड़ा सा नाइफ को टिल्ट करके, अभी तो क्या है आपने एकदम इस पाम को इस एक्सिस के राइट एंगल पे रखते हुए कट किया. अब आप क्या करेंगे? थोड़ा सा इस पाम को टिल्ट कर लो और अब आप काटोगे. देखो एकदम स्ट्रेट काटते हो, एकदम स्ट्रेट, तो आपको ये सर्कल मिलेगा. और उसको हम अलग से पढ़ लेते हैं और उसको हम ऐसे भी कहते हैं द लोकस ऑफ द ऑल पॉइंट विच मूव्स इन सच ए वे दैट इट्स अ डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट विच इज सेंटर, है ना. इट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट एंड दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड इट्स रेडियस. इसमें दो चीजें फिक्स होती है, एक इसका सेंटर और दूसरा क्या, ये फिक्स डिस्टेंस रेडियस. अब जैसे ही आप अपनी पाम को थोड़ा सा 90 से टिल्ट करके काटते हैं तो ये क्या करेगा? टेढ़ा कटेगा. देखने पे कैसे नजर आएगा? ऐसे, इस तरह से. इसको हम बोलते हैं इलिप्स. अब आप क्या करिए, यहां से काटो. पहले क्या स्कूल्स में ये जो ना क्राफ्टिंग वाले काम करने आते थे, वो डिफरेंट, कभी फ्लावर बनाएंगे, कभी कुछ और बनाएंगे काट करके, है ना. तो हमने तो काफी देखे, हो सकता है आप लोग के स्कूल्स में ऐसा ना हो. तो वो अब क्या है, यदि मैंने नाइफ से या नाइफ से तो कैसे, सीजर से मैंने यूं काटा इसको, तो वो कैसी शेप आएगी? इस तरह से. इसको हम बोलेंगे पैराबोला. और इसी तरह से एक अपोजिट और लिया तो इसको हम बोलेंगे हाइपरबोला. ये तो हो गया आपका पैराबोला और ये बन गया हाइपरबोला.
So for the different angle, when we cut down this conic cone, तो आपको जो सेक्शन मिलता है combined together is called the conic section. ये तो इस मतलब नाम का मतलब समझा दे। और इन एंगल्स की कंडीशन को लेते हुए हम लोग ना इक्वेशंस फॉर्म करते हैं कि ऐसी कंडीशन है तो ये है, उसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालेंगे, है ना। ये अब वो जो उसका जो डेरिवेशन है वो हमारे सिलेबस के आउट ऑफ है, बियॉन्ड द सिलेबस, तो हम लोग फिर उसको डायरेक्टली लिखेंगे। तो क्या करेंगे, अब आप इसकी डेफिनेशन लिख लो कॉनिक सेक्शन की, और फिर ये बाद में बनाना चाहे तो बना लेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन, कॉनिक सेक्शन, द डेफिनेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन लिखें। द कॉनिक सेक्शन इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। लोकस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर द मूविंग पॉइंट। मूविंग पॉइंट का हम लोग लोकस निकालते हैं जब एक पॉइंट मूव करता है। सो अंडर द गिवन कंडीशन वो जो भी पाथ ट्रेस करेगा उसको हम बोलते हैं लोकस। तो कॉनिक सेक्शन इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in such a way that it's a distance from the fixed point. It's a distance from the fixed point. Write down in bracket focus. It's a distance from the fixed point focus to its distance, यानी रेशो to its distance या to its perpendicular distance, वो implied है, to its perpendicular distance from a fixed line. From the fixed line, write down in bracket, directrix is always remain constant. Is always remain constant. And this constant ratio is called the eccentricity of this conic, है ना। तो सुनो अभी आपको समझा देते हैं। जैसे आपने यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट क्या ले लिया, सर्कल का सेंटर। ये P पॉइंट जो है इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे इस तरह से मूव कर रहा है कि उसका P पॉइंट का इस C पॉइंट से डिस्टेंस यानी PC आपको कितना गिवन है, R। जिसका भी लोकस आपको निकालना होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, H कॉमा के। तो आप क्या लिखेंगे, H माइनस एल्फा का होल स्क्वायर K माइनस बीटा होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू R। सो स्क्वायरिंग भी कर दो और लोकस भी ले लो। लोकस कैसे लेते हैं, H को रिप्लेस करते हैं हम X से और K को रिप्लेस करते हैं Y से। सो दिस बिकम्स X माइनस एल्फा का होल स्क्वायर Y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर, एंड दिस इज द सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ द सर्कल, राइट। तो ये सब हम 1 बाय 1 पढ़ के आते हैं। कॉनिक सेक्शन ऐसा नहीं, स्टार्टिंग में ही पढ़ लेते हैं। 11th का ये चैप्टर है, बोर्ड में नहीं आता, ये एनसीईआरटी बोर्ड का कोई चैप्टर नहीं है। जेईई एडवांस में कॉम्प्रेंशन भी बनते हैं और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। बेसिकली हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं होता क्वेश्चंस में, क्वेश्चन ओवरऑल इजी ही रहते हैं, है ना। तो स्ट्रेट लाइन और सर्कल पढ़ने के बाद जब हम कॉनिक सेक्शन पढ़ते हैं तो ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे फिक्स पॉइंट कौन है, उसका सेंटर, फिक्स डिस्टेंस कौन है, उसकी रेडियस। अब सुनो, यहाँ पे मैंने दो चीज ली, एक तो पॉइंट फिक्स कर दिया जिसको बोलते हैं एस। एस क्या है, फोकस। सपोज इस फिक्स पॉइंट को हम ले लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा, और एक मूविंग पॉइंट पी कौन है, मूविंग पॉइंट। लोकस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर द मूविंग पॉइंट, और इसको मैंने मान लिया एच कॉमा के। दिस इज अ फिक्स लाइन, ये फिक्स लाइन है, एक फिक्स लाइन है, और इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या लिखा है मैंने, डायरेक्ट्रिक्स, नियता डायरेक्ट्रिक्स। मैंने बोला इस P का S पॉइंट से डिस्टेंस यानी PS, और इस मूविंग पॉइंट का इस डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी PM इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, और इसको हम बोलते हैं E यानी इसेंट्रिसिटी। हर एक को सिंबल दे रखा है, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दिस कॉनिक सेक्शन। इस P पॉइंट का लोकस जो है वो आपको एक कॉनिक रिप्रेजेंट करेगा। यदि इसका किसी फिक्स पॉइंट जिसको कहते हैं फोकस टू इट्स
परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स लाइन विच इज डायरेक्ट्रिक्स इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट रेशियो को हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी का मतलब होता है डेविएशन, अपनी स्टैंडर्ड वैल्यू से भटक जाना, बहक जाना, डाइवर्ट हो जाना। तो देखिए हम जो भी इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करते हैं, जो भी मशीन हम डिजाइन करते हैं, स्टैंडर्ड पैरामीटर्स लेकर डिजाइन करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमें इतना आउटपुट देगा, है ना। जैसे मान लीजिए हम लोगों को 1/2 एम्पियर का और इतना 40 वाट का एक बल्ब बनाना है, सपोज जो भी है, इतने पावर का मुझे बल्ब डिजाइन करना है, तो उसमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, है ना। ये सब मैंने पैरामीटर्स ले ली, लेकिन हमने क्या देखा कि वहां तो भैया रेजिस्टेंस भी क्रिएट होता है, इंपिडेंस भी आ जाता है, कैपेसिटेंस भी होता है, तो वो सब अपोज करके उसकी पावर को थोड़ा कम कर देते हैं। तो सारा स्टैंडर्ड लेने के बावजूद, एफिशिएंटली काम करने के बावजूद भी कुछ एरर आता ही। जैसे आइडियली तो क्या होना चाहिए कि अगर मैंने फैन का स्विच ऑफ किया तो पंखा तुरंत बंद हो जाना चाहिए, लेकिन वो बंद नहीं होता, वो थोड़ी देर बाद के बाद बंद होता है। और वो भी कैसे, एयर के अंदर जो फ्रिक्शन है, एयर पार्टिकल्स है, उनसे। आइडियली क्या होना चाहिए कि जैसे मैं कार के ब्रेक लगाऊं, कार स्टॉप होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा घसीटने के बाद वो करती है, यानी इफिशिएंटली ब्रेक्स काम नहीं कर रहे। सोचो जरा 1 मिनट के बाद कार रुके तो, है ना। मिक्सी के जार का जब आप बंद करते हो तब भी वो घर 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 करने के बाद 15 सेकंड के बाद बंद होती। तो कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर या डेविएशन हमेशा क्रिएट होता है। तो ये पैरामीटर्स हैं, स्टैंडर्ड पैरामीटर्स लेकर के हम लोग पहले देखो ये 3 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। पहले हम लोग ना पैराबोला पढ़ेंगे अलग से डिटेल में, और देन इलिप्स एंड हाइपरबोला एक साथ पढ़ेंगे। जैसे सर्कल को अलग से पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन को अलग से, एग्जैक्टली वैसे। तो कॉनिक सेक्शन इज द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट पेज, पी उसका इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशियो एक इसेंट्रिसिटी ई के बराबर होता है। अब सुनो, इस पी पॉइंट को एच कॉमा ले लो, पीएस निकालो। बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन पीएस इक्वल्स टू ईपीएम, ये डेफिनेशन होती है भाई, याद रखना, ये एक कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन है। और ये कॉनिक सेक्शन अपनी डिफरेंट कंडीशन के लिए सर्कल भी देगा, इलिप्स भी देगा, हाइपरबोला, पैराबोला सब देगा। पी पॉइंट का उससे डिस्टेंस निकालिए, h माइनस एल्फा होल स्क्वायर प्लस k माइनस बीटा होल स्क्वायर ई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला, ये पॉइंट लाइन पे सेटिस्फाई करा दो। लाइन की इक्वेशन ले लो आप जनरल फॉर्म में, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 डालिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लाइन में पढ़ाते हैं हम लोग, bk प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ द लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट पी एच कॉमा के, और स्क्वायरिंग वगैरह कर लो आप, तो कितना बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहां आएगा x माइनस एल्फा का होल स्क्वायर, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, e स्क्वायर। अंडर रूट हट गया, उसका अंडर रूट हट गया, e स्क्वायर। ये कितना बन गया देखिए, ax प्लस by प्लस c, इसका होल स्क्वायर। अब जब आप इस पूरी इक्वेशन को एक्सपेंड करेंगे, होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपको क्या क्या मिलेगा सुनिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट, ए बी सी उसमें क्या है, कांस्टेंट ही तो है, वो कोफिशिएंट ही तो है। वाई स्क्वायर का, है ना। अच्छा, इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में, तो एक्स इंटू वाई, फिर एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट और कांस्टेंट। सो दिस इक्वेशन कन्वर्ट इनटू फॉर्म ऑफ, है ना, इसको आप ए डैश वगैरह ले लो, क्योंकि अब मैं ऐसे लिख रही हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है ना। इस एक से इस ए से कंफ्यूज नहीं होना है, आप चाहे तो उधर a डैश बी डैश सी डैश कर लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कांस्टेंट है, तो एक नया कांस्टेंट मान लो, एक्स स्क्वायर का जो भी मल्टीपल आएगा वो कांस्टेंट के फॉर्म में आएगा, तो फॉर्म द न्यू कांस्टेंट। इफ यू हैव लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, दो कांस्टेंट है, तो उनका मल्टीप्लीकेशन, उनका एडिशन सब आप एक नया कांस्टेंट ले लेते हो ना, तो ये ले लिया। अच्छा, ये कहाँ मिला था मुझे फैमिली ऑफ लाइन्स, यानी पेयर ऑफ लाइन्स में जब हम दो लाइन्स को मल्टीप्लाई करते हैं, लाइन्स में भी क्या होता है, एक पोर्शन अलग से पढ़ाते हैं हम, फैमिली ऑफ लाइन्स एंड देन पेयर ऑफ लाइन्स। पेयर ऑफ लाइन्स इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द टू लाइन्स या जॉइंट इक्वेशन, है ना। कैसे मिलता है, दो लाइंस को मल्टीप्लाई करके। जब आप दो लाइंस जो आपको जनरल फॉर्म में गिवन है उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो उनका जो कंबाइंड इक्वेशन है वो भी इसी फॉर्मेट में आता है। दो लाइंस जो एक्स और वाई में फर्स्ट डिग्री इक्वेशन हो,
जब आप सेकंड डिग्री से फर्स्ट डिग्री की दो इक्वेशन निकालते हैं तो वो दो लीनियर फैक्टर में ब्रेक होना चाहिए। तो ब्रेक होने के लिए हम लोग क्या करते थे, x में क्वाड्रेटिक बना लो और धराचार्य लगा करके d क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0, जो अंडर रूट डी। अदरवाइज यदि d परफेक्ट स्क्वायर है या d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो अंडर रूट हटेगा ही नहीं। d अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं तो अंडर रूट हटेगा नहीं, अंडर रूट नहीं हटेगा तो कभी आपने लाइन में x और y का कोफिशिएंट 1/2, 3/2 या 2/3 ऐसे थोड़ा ना देखा है। तो d शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो कंडीशन निकलती है तो वहां से एक एक्सप्रेशन आता है डेल्टा ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर और माइनस का CH स्क्वायर। सो दिस, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। और ये आपका कॉनिक सेक्शन का डिफिनेशन, ये थ्रू आउट आपको याद रखना है। ये सेकंड डिग्री, इसको बोलते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री तो आपको नजर आ ही रहा है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं। नॉन होमो, इसकी पावर 2, इसकी पावर 1 and 1 2, इसकी पावर 2, यहां से लेकर इन दो टर्म्स की पावर 1 और इसकी कांस्टेंट, तो इसमें 3 तरह की पावर आ रही है, इसलिए इसको नॉन होमो बोलते हैं। सो दिस इज द नॉन होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। डेल्टा का वैल्यू यही, डेल्टा की डिफरेंट कंडीशन के लिए यही आपका इक्वेशन नंबर 1 लाइंस भी रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ लाइंस, सर्कल भी आएगा, पैराबोला भी आएगा और यही सारे कॉनिक सेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो आप ये नोट कर लें, फिर आपको कंडीशन लिखाते हैं। सो देखिए कंडीशंस देखिए, द इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 कौन, वो सेकेंड डिग्री, विल रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। ऑब्वियसली जब आप दो लाइंस को मल्टीप्लाई करोगे तो सेकेंड डिग्री ही देगा आपको। फिर पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो देखो, अगर इनसे रिप्रेजेंट होने वाली दो लाइंस ऐसे हैं और उनके बीच का एंगल थीटा है, सो ये tan थीटा, ये सब पेयर ऑफ लाइंस में पढ़ाते हैं हम लोग, ट्वाइस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस AB अपॉन A प्लस B। तो अगर लाइंस पैरेलल या कोइंसिडेंट है, इफ L1 लाइन इज पैरेलल टू L2, थीटा को क्या होना पड़ेगा, 0 डिग्री, तो h स्क्वायर कितना हो गया, AB। इफ लाइंस इज परपेंडिकुलर, सो थीटा 90, डिनोमिनेटर को 0, A प्लस B इक्वल टू 0। A कौन, A इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, y स्क्वायर का कोफिशिएंट b, उनका सम क्या होना चाहिए, 0। और ऑब्वियसली इस अंडर रूट को डिफाइन होने के लिए h स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ab। इफ h स्क्वायर लेस देन ab, ये आपको पेयर ऑफ लाइंस नहीं देंगे, है ना। तो ये इक्वेशन नंबर 1 पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करती है, कब, जब डेल्टा 0। डेल्टा 0 आपको ये बताता है कि ये जो सेकेंड डिग्री है, देखो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल हो, ये जरूरी है। किस पे डिपेंड करते हैं, d पे, कैपिटल D, धराचार्य, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 गिव्स द टू रियल रूट इफ d ग्रेटर देन 0, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो वैसे ही ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन दो लीनियर लाइंस में ब्रेक हो जरूरी है नहीं। तो यहाँ पे इसका डेल्टा, ये कंडीशन है, जब ये 0 होगा तो ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी। उसके अलावा किसी भी कॉनिक सेक्शन में ये डेल्टा 0 नहीं होता, क्योंकि अगर ये डेल्टा 0 हुआ तो लाइंस हो जाती हैं, फिर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, यहां पे भी नॉट इक्वल टू 0, इधर भी नॉट इक्वल टू 0। पेयर ऑफ लाइंस के लिए डेल्टा 0 बनना चाहिए और h स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू AB। यदि पैरेलल लाइंस है तो h स्क्वायर इक्वल टू AB, और अगर आपका परपेंडिकुलर लाइंस है तो a प्लस बी कितना, इक्वल टू 0। सर्कल बनने के लिए सुनिए, ये तो कोई कॉनिक के नाम से नहीं जाना जाता, कॉनिक यहां से स्टार्ट होता है, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर। सर्कल बनने के लिए सुनिए, a इक्वल टू b, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट टू बी सेम, एंड h का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0।
एक्स वाई का कॉफिशिएंट 0 होता है। सर्कल की इक्वेशन होती है जनरल फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट सेम होना चाहिए और एक्स वाई का कॉफिशिएंट नहीं होता है ना। अब इसमें ना एक और टर्मिनोलॉजी मैंने इस कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन से इंट्रोड्यूस की, ई। इस ई का वैल्यू सर्कल के केस में कितना होता है? 0, क्योंकि वहां पे जो इसेंट्रिसिटी है ना, वो 0 क्यों होती है? क्योंकि वहां पे ये जो डायरेक्ट्रिक्स है वो इन्फिनिटी पर आई करती है, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। तो जब डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी बनेगा तो ये कितना आएगा? 0। ये सारी कंडीशंस हम डायरेक्टली लिखेंगे, ठीक है। पैराबोला बनने के लिए डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, और पैराबोला के केस में इसेंट्रिसिटी 1। इलिप्स एच स्क्वायर लेस देन ए बी, और इलिप्स सेंट्रिसिटी फ्रैक्शनल 0 से 1। 0 बनेगी तो सर्कल, 1 है तो पैराबोला, ये फ्रैक्शनल। हाइपरबोला एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी और ई का वैल्यू ग्रेटर देन 1। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ए प्लस बी इक्वल टू 0। रेक्टेंगुलर मतलब राइट एंगल, और ई का वैल्यू एक पर्टिकुलर कितना आता है? √2। In the case of the rectangular hyperbola, eccentricity attain a particular value √2. So ये है। So for the different conditions, आपने जितने एंगल से उस कॉन को काटा वहां से कंडीशंस निकलते हुए ये इक्वेशन नंबर 1 आपको जो है कॉनिक सेक्शन और पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब सुनो, देखो वापस इसी पे आ जाते हैं। एक पी पॉइंट जिसका एक फिक्स पॉइंट फोकस से डिस्टेंस और लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशो एक कांस्टेंट इसेंट्रिसिटी के इक्वल होता है। यहां पे देखो ऐसे भी तो हो सकता है ना कि ये पी पॉइंट इस डायरेक्ट्रिक्स पे ही लाई कर जाए। तो हम लोग 2 केसेस पढ़ेंगे, व्हेन द फोकस लाइज ऑन द डायरेक्ट्रिक्स एंड व्हेन द फोकस डज नॉट लाइज ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। ये तो आपको समझ में आ ही गया। अब जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करे और जब एक फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई ना करे, जब आपको सेकंड डिग्री इक्वेशन गिवन है तो आप उन टेबल को यूज करके बता सकते हैं कि ये सेकंड डिग्री का कर्व मुझे क्या रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, अगर आपको सेकंड डिग्री ना दे करके या तो फोकस गिवन हो या डायरेक्ट्रिक्स गिवन हो, तो वहां से आप कैसे पता लगा सकते हो कि ये कौन से कॉनिक को रिप्रेजेंट करेगा? ये सर्कल है या फिर आपका हाइपरबोला है या पैराबोला, इलिप्स है, कुछ और है, कैसे पता लगाएंगे? तो 2 कंडीशंस होती है, व्हेन द फोकस लाइज ऑन द डायरेक्ट्रिक्स एंड द फोकस डज नॉट लाइज ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। आप ये नोट करना। सो लिखिए आप, locus of point P will be conic when point P lies on directrix जब ये P पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करें एंड व्हेन पॉइंट P डज नॉट लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स कौन? वो फिक्स लाइन। 2 पैरामीटर्स फिक्स करते हैं ये लोग, एक तो फोकस को, फोकस इज द फिक्स पॉइंट एंड द लाइन डायरेक्ट्रिक्स फिक्स लाइन। अब सुनिए, when the point P lies on the directrix, तो सुनिए, अगर इस केस में आपका इसेंट्रिसिटी फ्रैक्शनल है 0 से 1, तो नो लोकस। ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। जब आपका ग्रेटर देन 1 है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड व्हेन E इक्वल टू 1, देखो E नेगेटिव तो जाएगा नहीं, E नेगेटिव तो जाएगा नहीं ना, क्योंकि E इज द रेशियो ऑफ द 2 डिस्टेंसेस। तो 2 डिस्टेंस का रेशियो कैसे नेगेटिव होगा? तो या तो ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा नहीं, इक्वल टू 0 सर्कल के केस में हो ही गया। अब देखो, जब E 0 से लेकर 1 है तो कोई लोकस नहीं, 1 है तो देखो वन लाइन परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स and passing through S, यानी कौन? फोकस
एक लाइन मिलेगी आपको, एक स्ट्रेट लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है और फोकस से पास करेंगे। एंड व्हेन द पॉइंट P डज नॉट लाइज ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, इसमें E इक्वल टू 0 का केस नहीं है ना, डज नॉट लाइज, या आप ऐसे लिख लो कि जब E ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो भी आपको कोई लोकस नहीं है ना इस केस में। अब व्हेन P डज नॉट लाइज ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, तो फर्स्ट केस देखिए, जब आपका E 0 है तो आपको क्या मिलेगा, सर्कल। व्हेन E ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 तो क्या, इलिप्स। जब आपका E कितना है 1 तो क्या मिलेगा, पैराबोला। जब आपके पास E कितना है ग्रेटर देन 1 तो हाइपरबोला। एंड व्हेन यू हैव E पर्टिकुलर वैल्यू √2 तो क्या, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट। तो जो भी मैंने आपको पढ़ाया उसके बेसिस पे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक। इक्वेशन ऑफ कॉनिक हुज फोकस S का मतलब फोकस -1, 0, डायरेक्ट्रिक्स इज द लाइन 4x - 3y + 2 = 0 एंड उसकी इसेंट्रिसिटी कितनी गिवन है, 1/√2। अब सुनो, एक मेथड तो क्या, PS = EPM से वो सेकेंड डिग्री इक्वेशन निकालो और आइडेंटिफाई कर लो डेल्टा और फॉर द डिफरेंट कंडीशन कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट वी आइडेंटिफाई द नेम ऑफ दिस कॉनिक एंड देन वी डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ दिस कॉनिक। अच्छा, इसेंट्रिसिटी फ्रैक्शनल है। जब आपका E 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करता है और फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई नहीं करता, डज नॉट लाइज, और E फ्रैक्शनल है तो इलिप्स है। और E अगर आपका फ्रैक्शनल है एंड देन फोकस लाइज ऑन द डायरेक्ट्रिक्स तो कोई लोकस नहीं, नो इक्वेशन, सब आपके पास लिखा हुआ है। डाल के देखें आप, इसको आप सेटिस्फाई करके देखें। अगर ये लाइन L है तो L ऑफ -1, 0 आप सेटिस्फाई करके देखें, कितना आता है, -4 + 2 इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स फोकस S does not lies on डायरेक्ट्रिक्स पे लाइन नहीं करता। एंड इसेंट्रिसिटी क्या है, फ्रैक्शनल, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा ये बोलिए, इलिप्स। सेकंड, बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन लगाइए, PS = EPM। P क्या माना मैंने, देखो सुनो, लोकस निकालने के लिए H, K मानते हैं, फिर फाइनली उसको X, Y मानते हैं, तो आप वैसे ही X, Y ले लो ना। इस P पॉइंट का उससे डिस्टेंस कितना आएगा, x + 1 का होल स्क्वायर + y स्क्वायर √E 1/√2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस P पॉइंट का, P पॉइंट से लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4x - 3y + 2 अपॉन √16 + 9 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5। PS = EPM। कभी कभार है ना आपको ना एक क्वाड्रेटिक सेकंड डिग्री इक्वेशन गिवन होती है और फिर वो कहता है कि इसकी डायरेक्ट्रिक्स अलग कर दो, फोकस अलग कर दो, तो आप उस इक्वेशन को PS = EPM के फॉर्म में इस तरह से अरेंज कर लें। P कौन, ये x, y, इनका जिस पॉइंट से डिस्टेंस है, जिन पॉइंट से, वो तो फोकस है। यहां जो लिखा हुआ है वो इसेंट्रिसिटी है और यहां जो आपने मॉड लेकर के लिखा वो इस P पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्मूले में सपोज ये P पॉइंट x1, y1 है एंड यू हैव टू गिव एन इक्वेशन ऑफ ए लाइन ax + by + c = 0, तो PM इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इसका फॉर्मूला बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन ax1 by1 + c अपॉन √a² + b²। तो अगर अब आप सेकेंड डिग्री इक्वेशन को PS = EPM के फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं तो ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है।
इसेंट्रिसिटी है, वो फोकस है। यदि आपके पास फोकस है, डायरेक्ट्रिक्स है, तो आप जो चाहे उस कर्व की इक्वेशन निकाल सकते हैं, उस कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, कर्व नहीं, उस कॉनिक सेक्शन की, है ना। तो देखो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, स्क्वायर एंड सिंप्लीफाई, तो कितना हो गया यहाँ से 5√2 का अगर मैंने स्क्वायर किया तो कितना हो गया 50। उधर कितना मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1। इधर कितना हो गया इसका स्क्वायर 4x माइनस 3y प्लस 2 का होल स्क्वायर। आप सॉल्व कर लेना, ये आता है 34x स्क्वायर प्लस 41y स्क्वायर 24x इंटू वाई प्लस 84x 12y प्लस 46 इक्वल टू 0। अब आप इसको कंपेयर करिए। सुनो, मैंने पीएस ये फोकस इस डायरेक्ट्रिक्स पर लाई नहीं करता, इसेंट्रिसिटी फ्रैक्शनल है, उसे आपको पहले ही बता दिया कि इलिप्स का इक्वेशन है। अब ये आपको किस फॉर्म में गिवन है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करिए, a का वैल्यू 34, b का वैल्यू 41, h का वैल्यू 12, g कितना है 42, f 6 एंड द वैल्यू ऑफ c 46। तो अगर आप इसका डेल्टा डिटरमाइन करेंगे abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर, ये सब याद करने पड़ेंगे आपको, माइनस ch स्क्वायर, तो ये जीरो नहीं आता बाय पुटिंग दीज वैल्यूज। h स्क्वायर का वैल्यू h स्क्वायर, h का है h स्क्वायर कितना हो गया 144 एंड दिस इज लेस देन a इंटू बी, बहुत बड़ा है वो। तो अगर आपका डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है और h स्क्वायर लेस देन ए बी है, तो आप देखो आपको क्या मिलता है, इलिप्स। सो इन सेकेंड डिग्री इक्वेशन इफ यू हैव डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 h स्क्वायर लेस देन ए बी, तो इलिप्स, h स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी तो हाइपरबोला, h स्क्वायर इक्वल टू ए बी तो पैराबोला। आई बात समझ में, है ना। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में h स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी एंड a प्लस बी इक्वल टू 0। उसमें एक एडिशनल कंडीशन लगती है, हाइपरबोला तो है ही, इसलिए h स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी और a प्लस बी क्या लगाएंगे आप इक्वल टू 0। तो अगर आपको सेकंड डिग्री इक्वेशन गिवन है तो आप ये कंडीशन लगाओ, और फोकस डायरेक्ट्रिक्स गिवन है तो आप अलग, मैंने दो कंडीशन लिखाई। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में ना h स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी तो होता ही है, साथ में एक एडिशनल केस क्या लगता है a प्लस बी इक्वल टू 0। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में तो आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स गिवन था, वहां से आपने सेकंड डिग्री इक्वेशन निकाली। अब आपको क्या है, सेकंड डिग्री इक्वेशन डायरेक्टली गिवन है, तो लिखिए आइडेंटिफाई the name of conic given by a x square plus y square minus 2xy plus 20x plus tan इक्वल टू 0। याद रखिए कि इन सेकेंड डिग्री इक्वेशन से पेयर ऑफ लाइंस भी रिप्रेजेंट होती है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 2y प्लस 2 इक्वल टू ये गिवन है आपको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसको आप कंपेयर करिए सेकेंड डिग्री से। ए देखें तो a और b का वैल्यू 1, h कितना -1, g का वैल्यू 10, f कितना 0 और c कितना है 10। डेल्टा निकालना a b c प्लस 2fgh माइनस का af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस का ch स्क्वायर, a b c 10, फिर f 0 है, ये पूरा 0, ये 0 है, माइनस का b 1 g स्क्वायर 100 माइनस c h स्क्वायर, है ना, c कितना है 10, h स्क्वायर ये तो कितना हो गया 100, है ना। इसका मतलब आपने क्या लिखा, डेल्टा इज
नॉट इक्वल टू 0। नाउ अब देखो h स्क्वायर निकालो 1 एंड दिस इज इक्वल टू a इंटू बी। सो जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 और h स्क्वायर ए बी के इक्वल है, क्या लिखते हैं हम? यस, पैराबोला। सेकंड बनाइए।